विमला ऐसी अच्छी सास थी जिसके तो कहने ही क्या। करण की शादी को बस 1 ही महीना हुआ था और जिस दिन से प्राची उसके घर आई थी कोई कह ही नहीं सकता था कि विमला और प्राची सास बहू हैं। दोनों फ्रेंड्स की तरह रहती और दिन भर मौज मस्ती करती। सुबह सुबह विमला अपनी बहू को उसे उठाने कमरे में जाती है। बस 5 मिनट मम्मी, बस 5 मिनट अभी आती हूँ। हाँ, और ऐसी आवाज निकाल ले, हैं? तेरी ऐसी आवाज सुनकर ना मुझे भी नींद आने लग गई बेटा। चल अब कसक, मैं भी जरा सो लेती हूँ। तो फिर पापा और करण को नाश्ता कौन देगा? पिछले 50 साल से इन्हें मैं खाना खिला रही हूँ और इनके बेटे को भी। अब एक दिन बाप बेटे को समझने दे, हमने कौन सा ठेका ले लिया है। चल सो जाओ। मम्मी आई लव यू। करण और मुकेश जाकर कमरे में देखते हैं तो सास बहू आराम से खर्राटे ले रही है। चलिए बेटा जी, आज अपनी पत्नियों को सरप्राइज दे देते हैं। हम ही उनके लिए कुछ बना लेते हैं। वैसे भी संडे है, तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। चलिए पापा। करण और मुकेश विमला और प्राची के लिए नाश्ता बनाकर लाते हैं और चारों मजे से नाश्ता करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला पापा जी। यहाँ आकर कब 1 महीना बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे एक बार भी अपने घर की याद नहीं आई। ससुराल आने के बाद मायके की याद आनी भी नहीं चाहिए बेटा। याद आ रही है मतलब ससुराल में प्यार नहीं मिल रहा बहू को। अपनी सास से ही पूछ ले। बता दे विमो, कभी याद आई है क्या मायके की? तेरी सास को तो मैं कहता था जा अपने मायके हुआ, पर नहीं, इसे तो इसके ससुराल से ही प्यार लगता था। 2 मिनट मेरे बिना रह भी तो नहीं सकती। अरे क्या आप भी ना, जवान बेटा सामने बैठा है और कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे बताओ, अब वो देख रहा है कि उसका बाप उसकी माँ से इतना प्यार करता है तो वो भी तो अपनी बीवी से प्यार ही करेगा। इसमें गलत क्या है? तो ये थी झलक प्राची के ससुराल की, जहाँ चारों तरफ प्यार ही प्यार था। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन विमला की बहन उसे कॉल करती है। बहू को कुछ है कि नहीं? अरे दीदी, आप ही कैसे कुछ हो जाएगा, और कुछ होगा तो वो सामने से बता देगी ना। मैं जाकर कैसे पूछूं? क्या पूछूं? क्या जैसे पूछते हैं? मैंने तो अपनी बहू से सुहाग रात के दूसरे दिन ही पूछ लिया था। इस तरह से लापरवाही बरतेगी तो तेरा वंश ना बढ़ेगा, ना आज ना कल। बच्चों का क्या है, ये तो 35 साल के हो जाएंगे, उसके बाद भी खुद को बच्चा ही समझेंगे। तुझे समझदारी रखनी पड़ेगी। और हो सकता है कि बहू में कोई तकलीफ हो, एक बार जाकर चेकअप करवा ले। जो भी हो सामने रहना बहुत जरूरी है। अरे पर मैं अचानक से बहू को कहूंगी कि चल बहू मुझे तेरा चेकअप कराना है, तो कहीं कुछ गलत ना समझ ले। तू ना सच में बुढ़ापे में सठिया गई है। कहाँ है तेरी अकल, घुटनों में है क्या? अरे हाँ, ये बढ़िया है। कह दे तेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है और 1-2 और तकलीफें भी हो रही है, तू अपना चेकअप करने जा रही है। इसी बहाने बहू का भी रेगुलर चेकअप करा ले, और मान ले कि बहू के माँ बनने में कोई तकलीफ होगी तो रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और कुछ 19-20 रहा तो आजकल दवाइयों से ना सब ठीक हो जाता है। अपनी बहन की बात सुनकर विमला फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपनी बहू को ले जाती है मेडिकल चेकअप के लिए। दोनों के नॉर्मल चेकअप भी हो जाते हैं और 4 दिन बाद आते हैं रिपोर्ट्स। हेलो मैम, लाइफ सेविंग हॉस्पिटल से आपकी रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ मैं। दोनों रिपोर्ट है ना भैया? यस मैम। विमला अपनी बहू को बिना बताए दोनों रिपोर्ट ले जाकर अपने कमरे में रख लेती है। वो सबसे पहले अपनी बहू की रिपोर्ट खोलती है, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं होता। ये लो, कमला दीदी बेकार में ही एक्साइटेड हुई पड़ी थी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप अपना रिपोर्ट तो देख लीजिए, कहीं शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है आपको? अरे मुझे क्या होगा जी, एक बेटा था उसकी शादी कर दी, अब मुझे किस चीज की टेंशन। ये कहती हुई विमला अपनी रिपोर्ट्स खोलती है और सामने जो देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। मुकेश जी, आप जल्दी से दरवाजा सटाइए। देखिए आवाज बाहर जानी नहीं चाहिए। ऐसा क्या है रिपोर्ट में विम्मो? तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? अब से आप मुझे विम्मो नहीं बोलेंगे, हद हो गई। आई एम प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? पर हम घर पर कैसे बताएंगे कि तुम प्रेग्नेंट?
तभी दरवाजे से प्राची अंदर आती है। कौन प्रेग्नेंट है मम्मी? प्रेगनेंसी शब्द तो प्राची ने सुन लिया था, अब विमला करती भी क्या, वो हड़बड़ा कर कहती है, तुम हो प्रेग्नेंट? और कौन है? कांग्रेचुलेशंस। आपस में दोनों रिपोर्ट की अदला बदली कर विमला अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अपनी बहू को थमा देती है और शुरू हो जाता है एक नया ड्रामा। प्राची की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही करण ऑफिस से भागता हुआ घर आता है। ये किस तरह बैठी हुई हो तुम प्राची? ऐसे पैर लटका कर नहीं बैठना चाहिए, तुम आराम से लेट जाओ। चलो चलो चलो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ करण। अच्छा ये तो बताओ, 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, तुम्हारा वजन भी नहीं बढ़ा, कहीं बच्चा कमजोर तो नहीं है? डॉक्टर के पास चले क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वजन ना बहुत बार बढ़ता नहीं है, क्या विमो जी? इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और विमला का वजन बढ़ने लगता है। उसकी पसंद नापसंद में भी बदलाव दिखने लगते हैं। एक रात खाने की टेबल पर सभी बैठे थे, तभी विमला कहती है, वो अचार तो पास कीजिए जी। एक रोटी में आम के अचार के 3 फाँक खा चुकी हैं आप। प्रेग्नेंट में हूँ और खट्टा खाने का जी आपका कर रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुंह का स्वाद चला गया है ना, बस इसलिए, वरना तू तो जानती है मुझे खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं क्यों खाने लगी खट्टा? ना। अब झूठ के मुताबिक प्राची की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए थे और करण अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर और भी कॉन्शियस हो गया था। अब तुम कोई काम नहीं करोगी प्राची, 5 महीने हो गए। तुम जितना रेस्ट करोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। किचन का क्या है, मैं और पापा है, मम्मी है, सब देख लेंगे। नहीं, तेरी माँ क्यों देखेगी किचन? वो भी तो, अब मेरा मतलब है, वो भी तो बूढ़ी हो रही है, वो कैसे देख लेगी किचन बेटा? हम ना एक कुक रख लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है पापा। तभी विमला भागती हुई वॉशरूम में जाती है और उल्टियां करने लगती है। ये मम्मी को आजकल क्या हो गया है? जरा झुक कर चलती है और अब उल्टियाँ। डॉक्टर को बुला लूं क्या पापा? अरे गैस हो गया होगा तेरी माँ को, तू फिक्र मत कर, तू ऑफिस जा, मैं यहाँ देख लूंगा। हाँ, इसी तरह 8 महीने हो जाते हैं और फिर होती है गोद भराई की रस्म, जहाँ पूजा में बैठती है घर की बहू प्राची, जो कि प्रेग्नेंट थी ही नहीं। बहू के चेहरे पर तो वो नूर ही नहीं दिख रहा जो गर्भवती औरत के चेहरे पर होना चाहिए। यह कोई बात नहीं हुई सुषमा, प्रेगनेंसी सब पर एक सा असर नहीं डालती। करण के समय भी तो मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा रहता था। पहले 4 महीने तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक आंटी भी वजन नहीं बढ़ा था मेरा। तो क्या, ऐसी बात बोल के ना प्राची का दिल मत तो खा। नूर तो बच्चे की दादी के चेहरे पर दिख रहा है। मानना पड़ेगा विमला, तू तो अलग ही चमक रही है। कहीं दूसरी गुड न्यूज तू तो नहीं देने वाली? क्या रमा, तू भी ना इस उम्र में बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अब विमला दादी बनने की उम्र में माँ बनेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे पापा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर विमला घबरा जाती है और अपने कमरे में अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे मुकेश भी अपने कमरे में जाता है और पूजा का कलावा उसके हाथ में बांधता हुआ कहता है, तो यहाँ क्यों आ गए विमो? पूजा में तेरा होना जरूरी है। आखिर ये पूजा हमारे बच्चे की सेहत और उसके अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है। किसी की बात पर ध्यान मत दे और चल बाहर। मेरी तबीयत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मुकेश जी। कमरे में विमला ये बात कहती है कि बाहर पूजा में बैठी हुई प्राची बेहोश हो जाती है और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। हड़बड़ी में दोनों बहुओं को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। सब ठीक तो होगा ना पापा? डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। असली घबराहट तो ऑपरेशन होने के बाद होगी बेटा। तभी ओटी से नर्स बाहर आती है। एक साथ दो गुड न्यूज आई है आपके घर से। पहली कौन सी सुनाई जाए? प्राची प्रेग्नेंट है और विमला जी को बेटी हुई है। सॉरी, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, पर सास कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? बहू को तो बच्चा हुआ ही नहीं है। नहीं, मैंने कुछ शायद मिस्टेक की है। बेटी तो विमला जी को ही हुई है। हाँ। क्या? नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ उल्टा कह रही हैं। विमला मेरी माँ का नाम है। ये ठीक कह रही है बेटा। प्रेग्नेंट प्राची है और बच्चा विमो को ही हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। करण आश्चर्य से अपने पिता को लगातार देखता ही जा रहा था और दोनों बाप बेटे कमरे में जाते हैं। गोद में अपनी बहन को उठाते ही करण की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी प्राची बाहर से अंदर आती है।
मैं सब समझ गई मम्मी जी। वैसे आपका झूठ सच हो गया। आई एम प्रेग्नेंट। मुझे माफ कर दे बहू, जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मुझे लगा किस तरह मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी, पर तब तक 3 महीने बीत चुके थे और फिर हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। थोड़ा अजीब तो है, पर ठीक है मम्मी, दोनों बुआ भतीजी साथ में खेलेंगे। 9 महीने की तो बात है। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा। अपनी बहन को गोद में उठाकर करण वार्ड से बाहर आता है कि तभी उसका एक दोस्त उसे अस्पताल के बाहर मिलता है। अरे भैया, क्या हुआ? बेटा की बेटी बहन हुई है? 2 साल बाद। मुन्ना इधर आओ। अरे मम्मी, ये लड़का भी ना गोद में आना ही नहीं चाहता। चुप हो जा मेरी लाडो, चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप। गीता की 2 बहुएं हैं, कामना और वंदना। कामना जिठानी है और वंदना देवरानी। वंदना की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा दहेज दिया है। लेकिन कामना के माता पिता बहुत गरीब थे और इसीलिए जब उसकी शादी हुई तो उसके माता पिता उसे दहेज में कुछ भी नहीं दे पाए थे। क्या वंदना अपनी सास और जेठानी के साथ मिलकर रहेगी या फिर गीता की छोटी बहू और उसके दहेज से घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी? आइए देखते हैं। कामना बहू, अरे ओ कामना बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, तू आज जल्दी से कपड़े धो ले और छोटी बहू खाना बना लेगी। आज दोपहर तक सारा काम निपट जाएगा। हाँ माँ जी, आप ठीक बोल रही हो, फिर शाम तक खाली रहेंगे हम। कामना कपड़े हाथ से ही धोना शुरू कर देती है। उसकी सास जब ये सब देखती है तो कहती है, अरे कामना बहू, तू हाथ से कपड़े क्यों धो रही है? छोटी बहू दहेज में जो वॉशिंग मशीन लाई है उससे क्यों नहीं धोती? माँ जी, इतने सालों से हाथ से कपड़े धो रही हूँ ना, तो याद ही नहीं रहा कि हमारे घर में भी वॉशिंग मशीन है अब। कामना ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने शुरू कर दिए। जब ये वंदना ने देखा तो कहने लगी, भाभी, आपने मेरी वॉशिंग मशीन मुझसे बिना पूछे क्यों निकाली? वंदना, मैं तो हाथ से ही धो रही थी, लेकिन माँ जी ने बोला कि हाथ से मत धो, मशीन लगा ले, तो मैंने लगा ली। माँ जी का क्या है, फ्री में मिल गई चीज तो इस्तेमाल करने लगी। अरे अपने नोट खर्च करके कोई चीज लाती तो पता चलता। आज से पहले तो इस घर के लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी भी नहीं होगी, और आज मिल गई है तो बिना पूछे इस्तेमाल भी कर लो जी। वंदना, तुम्हें जो कहना है माँ जी से कहो, मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मैं आपको सुना भी नहीं रही, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इतनी बड़ी मशीन में इतना सा पानी डाला है और देखो कपड़े कितने सारे हैं। ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा आपको कपड़े धोने में। खैर, इसमें आपकी क्या गलती, आपने कभी मशीन देखी भी नहीं होगी। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। वंदना कामना को खूब खरी खोटी सुना देती है। कामना घर के सारे कपड़े धो लेती है। उसके बाद वो पूरी तरह थक जाती है और सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठ जाती है। तभी वंदना उसे टोकते हुए कहती है, भाभी, ये क्या कर रही हो आप? क्या हुआ वंदना, क्या किया मैंने? आप सोफे पर पैर रखकर क्यों बैठी हो? नए सोफे हैं, गंदे हो जाएंगे। सुबह से तो मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ साथ अपने पैर भी तो धो रही हूँ। और कितने साफ करूँ अपने पैर कि तुम्हारे कीमती सोफे गंदे ना हो? भाभी, बात अच्छी या गंदे पैरों की नहीं है, बैठने के तरीके की है। माना कि आपके मायके वाले गरीब थे, आपके घर में सोफे नहीं थे, और आपको आपके ससुराल वाले भी ऐसे ही मिले, लेकिन फिर भी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के सोफे पर तो बैठी होंगी ना आप। तो ऐसे ही पैर ऊपर करके बैठती हो क्या? वंदना की आवाज सुनकर उसकी सास वहां आ गई। वंदना, क्या हुआ, क्यों इतना बोल रही हो? आपकी बड़ी बहू को सोफे पर बैठने की तमीज नहीं है, उन्हें तमीज सिखा रही हूँ। भाभी, आज के बाद मेरे सोफे पर बैठना तो पैर नीचे करके बैठना, नहीं तो जमीन पर ही बैठो, यही औकात है आपकी। वंदना वहां से चली जाती है। कामना अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसको अपने दहेज का बहुत घमंड है। अभी तो ये हमें घर के अंदर सुना रही है, लेकिन बाद में ये हमें सबके सामने सुनाएगी। आप इसे कंट्रोल में रखिए माँ जी। अरे बहू, तू चिंता मत कर, छोटी बहू नई नई इस घर में आई है ना, कुछ दिन रहने के बाद सुधर जाएगी। देख लीजिए माँ जी, कुछ दिन और, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी सुधर सकती है। अगली सुबह कामना किचन में खाना बना रही थी तो उसने मसाला पीसने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल किया। कामना ने गलती से मिक्सी का बटन उल्टा घुमा दिया। वंदना ने ये सब देखा तो झट से बोल पड़ी,
भाभी बंद करो, उससे खराब हो जाएगी नहीं तो। क्या हुआ वंदना? भाभी आपने बटन उल्टा घुमा दिया है। अच्छा भाभी सच सच बताना, आपने अपनी पूरी जिंदगी में मिक्सी छुई है कभी? अरे छूना तो बहुत दूर की बात है, देखी भी है क्या कभी? वंदना तुम बार बार मुझे नीचा क्यों दिखाती हो? अरे गलती से बटन उल्टा घुमा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? भाभी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरी माँ ने भूखे नंगों के घर में मेरी शादी करवा दी है। बस सबको यही सिखाते रहो, ऐसा करो वैसा करो। हटो यहाँ से, मैं पीस कर देती हूँ मसाला। कामना को अपनी देवरानी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं आपकी छोटी बहू के ताने और नहीं सह सकती। वो इतना बुरा भला सुना देती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्यों इतनी आग बबूला हो रही है? वो तुझे कुछ कहती है तो बदले में तू भी उसे सुना दिया कर। अगर मैं उससे पलटकर कुछ बोलूंगी ना तो सब कहेंगे कि नई नवेली बहू से लड़ रही है। माँ जी, आप इसे अच्छी तरह से समझा दो कि अपने लाए हुए दहेज से सारे घर का काम वो खुद ही करे, और आज से आप भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहेंगी। कामना का दिल बहुत दुखा हुआ था। उसकी सास ने उसी वक्त अपनी छोटी बहू को बुलाया और उससे कहने लगी, वंदना बहू, तू सच कहती है। जो चीजें तू अपने दहेज में लेकर आई है वो हमने कभी नहीं देखी, और इसीलिए हमें इस्तेमाल करने भी नहीं आती। इसलिए ना आज के बाद अपने दहेज की मदद से घर का काम तू ही करेगी। और कामना को मैंने साफ मना कर दिया है, तेरा कोई भी सामान इस्तेमाल ना करे, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी माँ जी आपकी, जो आपने उन्हें मेरा सामान छूने से मना कर दिया। मैं खुद ही कर लूंगी घर का काम। अब वंदना खुद ही सारे घर का काम करने लगी। एक दिन वंदना वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। उसे कपड़े धोते हुए लगभग सारा दिन लग गया। उसके बाद वंदना को जोरों की भूख लगी। वो किचन में कुछ खाने के लिए गई तो खाने के लिए किचन में कुछ भी नहीं था। वो अपनी सास और जेठानी के पास गई और कहने लगी, माँ भाभी, मैं कपड़े धो रही थी तो आप दोनों से इतना नहीं हुआ कि खाना ही बना ले? मुझे भूख लग रही है और किचन में कुछ भी नहीं है। किसने कहा किचन में कुछ नहीं है? तुम्हारे दहेज का इतना सारा सामान रखा है जो मैं तो छू भी नहीं सकती। अब खाना तो गैस चूल्हे पर ही बनेगा ना। वो तो ना मैंने कभी देखा, ना मुझे चलाना आता। हाँ बहू, कामना सही बोल रही है। एक काम कर बहू, खाना तू ही बना, हाँ? और हमारे लिए भी बना लेना, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। वंदना को कपड़े धोने के बाद सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। वो बहुत थक जाती है। ऐसे ही एक दिन वंदना ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी आप घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा लगा दो, मैं खाना बनाकर बाजार जाऊंगी, कुछ सामान लाना है मुझे। वंदना, मैं कोई साफ सफाई नहीं कर सकती, और झाड़ू पोछे के लिए तो बोलना भी मत मुझसे। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वो क्या है ना, सारे घर में तुम्हारे दहेज का सामान बिखरा पड़ा है। अगर सफाई करते तुम्हारे किसी सामान से मेरी उंगली भी टच हो गई तो, और तुम और तुम्हारा दहेज का सामान बुरा मान गया तो? ना 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 ना, इसलिए मेरी बात मानो, काम तुम कर लो, बाजार मैं चली जाती हूँ। तुम मुझे लिस्ट बना कर दे दो, जो लाना है मैं सब ले आऊंगी। कामना बाजार चली जाती है और घर का सारा काम वंदना को करना पड़ता है। अब तो ये रोज की बात हो गई। वंदना अपने जिस दहेज पर सारे ससुराल वालों को सुनाती थी, उसी दहेज के कारण उसी घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था, और वो बहुत थक जाती थी। वंदना की सास और जेठानी ने मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाया। क्या कामना और गीता को घर की छोटी बहू के साथ ऐसा करना चाहिए, या वंदना को सबक सिखाने का कोई और भी रास्ता था? हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।